तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 2। इस तरह से मेरे दोस्तों और दो पार्ट बाकी है, हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4, जहां पे मैं आप लोगों को 350 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ये क्वेश्चन 2015 से लेकर 2025 तक झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछे गए सारे वो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा मॉडल पेपर है वो सारा मॉडल पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2019 से लेकर 2025 तक। तो मेरे सारे क्वेश्चनों को मैंने मिक्स किया और एक क्लास में मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश किया था और आज भी मैं आपके सामने 100 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैं यह वादा कर रहा हूं कि अगर आप चारों लेक्चर को अच्छी तरह से कर लेते हैं और मैंने जितना भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किया हूं, यहां पे जो मैंने आप लोगों को 300 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं, अगर ये सेट को अगर अच्छी तरह से टेस्ट लगा लेते हैं तो ये बंदा गारंटी देता है कि आपका 30 में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हिलने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना है, जब भी टेस्ट दे आप लोग अपना रिजल्ट को जरूर चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे आप लोग का टेस्ट के तुरंत बाद आप लोग को रिजल्ट भी दिया जाता है और आप घर बैठे टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मात्र 99 रुपया देकर 5 सब्जेक्ट का अब घर बैठे एक सब्जेक्ट में 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जाएं मेरे शेरों लेट ना करें, क्योंकि ये समय अगर निकल जाएगी फिर दोबारा ये लौट कर आने वाला नहीं है सर, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी नीचे स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपकी इंतजार कर रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको सॉल्यूशन देगी। आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जितना स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हाँ सेट 3 और सेट 4 होना चाहिए, तो एक बार आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। पहला क्वेश्चन है सर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उनको किस काल के नाम से जाने जाते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या मेरे शेरों तो बताएंगे सर अर्ध ऐतिहासिक काल, इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था? तो बताएंगे सर लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कालीबंगा कहां स्थित है? तो बताएंगे सर कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है। और कौन सा नदी के किनारे? तो याद रखना है मेरे शेरों, याद रखना है कि नदी का नाम पूछा जाएगा तो घाघरा नदी, याद रखना। लेकिन इस नदी को ना कई अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे सरस्वती नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। दोनों आंसर आपका सही हो जाएगी। घाघरा नदी आए फिर भी सही होगा और सरस्वती नदी आए फिर भी सही होगी। हर एक क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन करूंगा और वीडियो को स्किप करके देखने वालों याद रखना है, आप कभी 30 में 30 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है, कौन सा स्थान है जहां पे हमारा घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन रोटेट करेगी तो डगमगा जाओगे, इसलिए डगमगाने से पहले तैयार हो जाना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की थी। अब जैसे मेरे भाई ये क्वेश्चन आती है ना, अब दयाराम शानी लगाते हैं फटाफट स्टूडेंट्स, और इसका आंसर गलत होकर अब घर में चले आते भाई। नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे खोज नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि खुदाई किसने किया है। तो खुदाई क्या था? 2 व्यक्ति था भाई, सर जॉन मार्शल और हमारा एक मार्टिन वेहियर। तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। खोज और खुदाई में बहुत फर्क होती है भाई, इस बात को याद रखिएगा दादा। आशा कर रहे हो हमारे भाई और हमारे बहन तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। मुद्रा राक्षस के लेखक क्या लागे दादा? तो उन्हीं से पूछल गए ना कि हमने जो मुद्रा राक्षस है ना दादा, एक राइटर क्या लागे? कहे दादा विशाखा दत्त लागे एक राइटर मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गए रे हमारे भाई हमारे बहन कि वेदों की संख्या कितना है दादा? 6 है। वेदांग की संख्या पूछे दादा, तो बताएंगे सर वेदांग की संख्या 6 होती है, वेदों की संख्या 4 होता है। इन 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो होती है, याद रखना है, सबसे पुराना वेद होता है मेरे भाई क्या? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद होती है। लेकिन वेदांग की संख्या पूछा जाएगा तो 6 बताना है, याद रखना है। जैसे पुराणों की संख्या पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे तो 18 बताना है। इसी तरह से वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4 और हमारा जो पुराणों की संख्या है वो कितना? 18 है। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि थोड़ा सा हमें बताइए कि हमारा जो, याद रखना मेरे भाई, हमारा मैं क्या बोल सकता, चंद्रगुप्त के काल में जो हमारा
वंश का वर्णन किए गए थे वो कितना था, तो बताएंगे 16 महाजनपद है। कितना महाजनपदों का वर्णन किया गया था, 16 महाजनपद है। उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। और यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा कि मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारणों की विवेचना करें। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि अशोक किस वंश के शासक थे। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। ये कलिंग की कहां पे हुआ था भाई, उड़ीसा में। कलिंग का युद्ध क्षेत्र कहां है भाई, उड़ीसा में। इन्होंने एक ऐसे युद्ध किया था मेरे दोस्तों जिसे हम लोग कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध एक मामूली से युद्ध नहीं था, लाखों करोड़ों इंसान की इसमें मृत्यु हो गई थी। और हमारे अशोक जिधर देख रहे थे सिर्फ उधर ही ब्लड ही ब्लड देख रहे थे, खून ही खून देख रहे थे। उस दिन से उन्होंने पूरा ठान लिया है कि आज के बाद जब तक हमारी इस धरती पर सांसें टिकी रही हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, ना किसी को युद्ध करने देंगे। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बलि प्रथा भी नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, ना शिकार करेंगे ना किसी को शिकार करने देंगे। तो आपसे पूछा गया कि जो अशोक थे भाई वो कौन सा वंश के शासक थे, तो बताएंगे मेरे शेर सैन्यो मौर्य वंश का शासक थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है राज तरंगनी के लेखक कौन है, तो बताएंगे सर राज तरंगनी के लेखक हो जाएगा हमारा कलहन। राज तरंगनी के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे शेर सैन्यो, कलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि बताएं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बाद में बात करते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था मेरे भाई। कितना दिन तक, तो बताएंगे सर 18 दिन तक चली थी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप ये याद रखिए कि 18 दिन तक चली थी मेरे भाई, और कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो बताएंगे मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र में। किन 2 व्यक्ति की लड़ाई हुई थी, तो बताएंगे सर पांडव और याद रखना है और कौरव। क्या मेरे शेर सैन्य, पांडव और कौरव की लड़ाई हुई थी। ये 3-4 क्वेश्चन को हम सभी को पहले से ही पता होना चाहिए। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में मेरे शेर सैन्यो, तो बताएंगे मेरे दोस्तों महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, त्रिपिटक का संबंध किससे है। जो हमारा त्रिपिटक साहित्य है इसकी संबंध आखिर आपसे पूछा गया किसके साथ है, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म, त्रिरत्न हमारा जैन धर्म। याद रखना है भाई, ठीक ना, भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना भाई क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, त्रिपिटक पूछे तो बौद्ध धर्म और त्रिरत्न पूछे तो हमारा जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। याद रखना है मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म से है, बताए थे या नहीं भाई। श्वेतंबर और दिगंबर मैंने बताया था कि ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह से हमारा हीनयान और महायान किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे मेरे शेर और शेरनियों, तो बताएंगे सर ये हमारा संबंध किसे, बौद्ध धर्म से संबंध है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। कौन सा विद्वान जो है सबसे पहले भारत आए थे, ये 18 नंबर में आपसे पूछा गया। तो फाहियान, याद रखना मेरे भाई, फाहियान किसके शासन काल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दौड़कर भारत आ गए थे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहां पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, तो बताएंगे सर हमारा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे। अगला है सर कि महावीर का जन्म हुआ था। आपसे पूछा गया है कि महावीर का जो जन्म हुआ कहां पे हुआ था, कुंडलवन वैशाली में। कहां मेरे भाई, कुंडलवन वैशाली में। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में। याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुई है, जो बिल्कुल नहीं, भारत में नहीं बल्कि मेरे दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है नेपाल में, बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सर। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर, याद रखिएगा जो महावीर स्वामी जैन है, याद रखना है मेरे दोस्तों, जो जैन है हमारा महावीर स्वामी जैन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। इसको भी याद रखना है भाई, ठीक ना। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे शेर। और रिजल्ट जब आए, आप लोग बोलते हैं सर कि एक ही बात को बार बार मोटिवेट करते रहते हैं मेरे दोस्तों। रिजल्ट वो कागज की टुकड़ा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है और जिसका कोई अनमोल, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकती है। इसलिए मेरे भाई माना कि रिजल्ट हमारे कागज की टुकड़ी है, लेकिन इस कागज का टुकड़ा के अंदर में इतनी ताकत होती है कि घर के मुरझाए हुए चेहरे
चेहरे को खिला देती है और खिले हुए चेहरे को मुरझा देती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप घर के चेहरे को खिलता हुआ दिखना चाहते हैं या मेरे दोस्तों मुरझाया हुआ दिखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करती है। ये घर मेरे दोस्तों इसलिए कह रहा हूं, जीवन में दोबारा फिर आप क्लास 12 में कदम नहीं रख पाओगे, इसलिए मेहनत करो। मेहनत, पूरी दुनिया झुक जाती है मेहनत के आगे, और नहीं समझ में आता है मेहनत करने से क्या होती है, तो इस पागल इंसान को याद रखना है मेरे दोस्तों, लाखों ठोकर खाने के बाद भी आज हम मुकम्मल खड़े हैं। समझ में आ रही है ना? चलिए सर, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? तो महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन सर कि इब्न बतूता किस देश के निवासी था? आपसे पूछा गया है जो हमारे इब्न बतूता है वो किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। कहां के मेरे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है सर, किताबुल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? किताबुल रहला में किसके बारे में बात किया गया? तो बताएंगे सर, इब्न बतूता के बारे में बात किया गया। क्या मेरे भाई? इब्न बतूता के बारे में बात किया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? जो हमारे यात्री है इसका राजकुमार किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार आखिर किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर, यात्रियों का राजकुमार हम लोग हैंसेंग को कहते हैं। और हैंसेंग किसके दरबार में आया था मेरे प्यारे? याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। याद रखना इसको भी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला सर कि कबीर के शिष्य थे, तो कबीर के इनमें से कौन शिष्य था? 31 आपसे पूछा रहा है। तो बताएंगे सर, कबीर के जो शिष्य थे वो हमारा रामानंद चाचा थे। यानी बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? और मेरे शेर, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? और हाँ, ये बात हकीकत है मेरे दोस्तों कि 2.5 दिन मतलब 2 दिन पूरा मुकम्मल और 1 दिन आधा, 2.5 दिन में एक झोपड़ी का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना है मेरे दोस्तों, 1206 ईस्वी में सुल्तान हमारा दिल्ली के सल्तनत पर बैठती है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है सर, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? जब हमारे विजयनगर राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय हमारा दिल्ली के सल्तनत किसे नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया है। बाद में देखते हैं, सबसे पहले आप लोग तो ये याद रखिएगा कि 1336 में हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और 2 भाई, एक था हमारे सर हरिहर राय और एक हमारा बुक्का राय ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे मेरे दोस्तों हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करती है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया, तुलु वंश, अरविड़ वंश, याद रखना भाई, ठीक है। 4 वंशों ने शासन किए और सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वह हमारा कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी, अमुक्तल मलायद। क्या मेरे भाई? अमुक्तल मलायद एक पुस्तक लिखी थी जो काफी प्रसिद्ध था। तो आपसे पूछा गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सल्तनत कौन थे मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है मेरे शेर सरियों, याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। याद रखना है, दिल्ली सल्तनत ट्रिक लिख लीजिए मेरे भाई, याद रखना है, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो सांस लो। याद रखना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किए थे। गौ से हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, गुलाम वंश। ख से खिलजी वंश, खिलजी वंश लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो से तुगलक वंश, याद रखना है, तुगलक वंश, ठीक है प्यारे। और शाह से देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, शाह से सैयद वंश। और मेरे दोस्तों लौ से लोधी वंश, याद रखना है। 5 वंशों ने शासन किया यहाँ पे आके, कितने मेरे भाई? 5 वंशों ने आकर यहाँ पे क्या किए? शासन किए। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद, जिन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया और गुलाम वंश के दोस्तों संस्थापक थे हमारा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद खिलजी वंश आया मेरे दोस्तों, याद रखना है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, लिख लीजिए मेरे भाई, जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना है।
और तुगलक वंश पे तो बताएं, याद रखना मेरे भाई, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, 3 को याद रखिए काफी है। गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाता है तो हमारा ऐबक हो जाएगी, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक पूछा जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो 1206 में हमारा 1206 में हमारा क्या होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और पहला वंश जो था हमारा गुलाम वंश। तो इसीलिए मैंने ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या मेरे भाई, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लौ से लोधी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाले, आपसे पूछा गया है कि हमारा विजयनगर पर शासन करने वाले पहला राजवंश था हमारा संगम वंश। क्या हमारा मेरे बताएंगे मेरे भाई, संगम वंश, ठीक है। बहुत ही खतरनाक वंश है। इसी से संबंधित हमारा कौन, तो बताएंगे सर हमारा अशोक। क्या बताएंगे मेरे भाई, इसी से हमारा संबंधित है कौन, अशोक, याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मैंने अभी जस्ट बताया, गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर, अकबरनामा की रचना किसने किया है? अब आपसे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबू फजल ने। किसने किया था मेरे भाई? अबू फजल ने अकबरनामा की रचना किए थे। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? खतरनाक क्वेश्चन, याद रखें मेरे भाई, खतरनाक क्वेश्चन। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं मेरे दोस्तों कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो इसका आंसर सही बताते हैं। मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इस तरह से लिखेंगे कि सर आप मुझे होमवर्क दिए थे 47 क्वेश्चन, आप इस तरह से लिखकर सेंड करेंगे। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं स्टार का सिंबल लगा दूंगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपका उत्तर सही है। देखता हूं कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो इसका आंसर सही से बताते हैं। आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कम से कम इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था भाई। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भाग, 5 भाग, 4 भाग या 6 भाग, ठीक है। चलिए मैं 2 ऑप्शन हटा देता हूं भाई, एक ये और एक नहीं होगा, दोनों में से एक ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर कि अकबर का संरक्षक कौन थे? देखिए अकबर का अगर वित्तीय मंत्री पूछा जाएगा, वित्तीय मंत्री, तो बताएंगे सर टोडरमल। अकबर का अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त मंत्री तो टोडरमल। लेकिन अकबर का संरक्षण पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर हमारे क्या, बैरम खां। क्या बताएंगे मेरे शेरों सैनियों? बैरम खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण हमारा कहां पे हुआ है मेरे दोस्तों? 53 का फतेहपुर सीकरी में। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। आते हैं मेरे शेरों सैनियों अगला क्वेश्चन, बादशाहनामा का लेखक कौन है? आपसे पूछा गया 54 में कि बादशाहनामा का लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। क्या बताएंगे सर? अब्दुल हामिद लाहौरी। अगला है सर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह हुआ था मेरे दोस्तों 1800, याद रखना मेरे दोस्तों 1800 कब हुआ था? 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। एक बात और याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855 में हुई थी। एक बात और याद रखना है कि कहां से हुआ था? तो संथाल परगना, संथाल परगना, याद रखना है मेरे भाई, संथाल परगना से हुई है। कहां से हुई है? संथाल परगना, याद रखना है। 4 भाई और 2 बहन ने मिलकर हमारे संथाल विद्रोह का स्टार्ट किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका जो निभाने वाले थे वह हमारा था सिद्धू और कान्हू। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो थे भाई, याद रखना है कि राजमहल के पहाड़ियों में जो लोग थे पहाड़ी और संथाल लोग थे। क्या थे? पहाड़ी और संथाल लोग थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आप सभी को पता है कि मेरे दोस्तों हमारा जो ब्रिटिश है वो 1600 ईस्वी में आए थे, लेकिन उससे पहले भी आया था कौन? पुर्तगाल आए थे, याद रखना भाई। और हमारा भारत का एकमात्र राज्य गोवा, जिनको सबसे बाद में आजाद कराया गया 1961 में, इस बात को याद रखिएगा। भारत आजाद होती है 1947 में, लेकिन गोवा एक ऐसी राज्य थी जो मेरे दोस्तों हमारे पुर्तगाल के कब्जे में थे, और 1961 में हमारी गोवा को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है। अगला है सर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो बताएंगे सर मुनरो। क्या बताएंगे? मुनरो और रीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सर कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था? प्रारंभ तो 10 मई को। कहां से हुई थी? मेरठ से। याद रखना है मेरे भाई, इसके बारे में तो 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आएगी, इसको भी ख्याल रखना है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला करतूस। क्या मेरे शेर सुनियो? चर्बी वाला करतूस। क्या थे? फिर से मुस्कुराकर बोलिए, याद रखना है, चर्बी वाला करतूस। गाय और सुअर की चर्बी का लैपिंग किया गया था। अगला प्रश्न पे आता है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? और हाँ, 2 और 3 सेट बाकी है ना, ये 3 सेट को आप लोग जल्दी से मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ बचा हुआ जो 3 सेट है वो भी हम लोग को, सॉरी बचा हुआ जो 2 सेट है ये भी हम सभी को जल्दी से करवा दीजिए। तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे दोस्तों हमारे अंदर में ताकत आएगी और मैं आप लोगों को बताने की पूरे भरपूर कोशिश करूंगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जल्दी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और ये कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लेना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मात्र 99 रुपए में 1500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया जा रहा है। कितना भाई? 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव। याद रखना मेरे दोस्तों, एक सेट का सिर्फ 2 रुपया लग रहा है। एक सेट का सिर्फ 2 रुपया लग रहा है। एक समय ऐसी आएगी मेरे दोस्तों कि आपके पास 2000 होगा लेकिन पढ़ने का समय नहीं होगी, और आज आपके पास पढ़ने का समय है तो आपके पास 2 रुपया पैसा नहीं है। आप अगर आपके पास नहीं है 2 रुपया तो किसी और से ले लीजिए, लेकिन फिर भी इस कोर्स को 99 रुपया देकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई इस कोर्स के माध्यम से मैंने सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा PYQ, सारा मॉडल पेपर, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, ब्लूप्रिंट, जितने सारे एग्जाम हुई है आज तक, सारे क्वेश्चन को मैंने टेस्ट सीरीज में डाल रखा है। अब जैसे टेस्ट लगाएंगे तो मेरे दोस्तों आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने 30 में कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना ऐसा प्रश्न था जो हमसे नहीं बन पाए, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आया, इसके बाद हमारा कौन सा ग्रेड आई, सारा चीज़ को आप वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जितना मन चाहे उतना आप टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट आखिर कैसे लगाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप अच्छी तरह से फिर जानें कि किस तरह से टेस्ट दिया जाता है, उस तरह से देखकर आप अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो द ग्रेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो अशोक मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बताएंगे सर सिराजुद्दौला बादशाह था, शुजाउद्दौला था, बहादुर शाह था। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते तो अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कहां पे हुआ था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, आप सभी को पता है मुंबई से ठाणे के बीच में। कहां मेरे भाई? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था 1853 में। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होती है? तो बताएंगे सर 1930 को हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन होती है। कब होती है मेरे भाई? 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। अगला है सर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? 13 अप्रैल। क्या बताएंगे मेरे शेर सुनियो सर? 13 अप्रैल 1919 को हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है। कब होती है? 13 अप्रैल 1900, याद रखना मेरे भाई 1919 में होती है। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी याद रखना, NINA, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया था? तो बताएंगे सर हमारा याद रखना 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर मोहम्मद इकबाल में। याद रखना मेरे दोस्तों जितना भी नारा है और जितना भी उपनाम है, जैसे सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को, है ना भाई। इसके बाद पूछा जाता है भागीरथ का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ये जो उपनाम है ना भाई, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये जो उपनाम है और जो नारा है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, चाहे आपका हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस है।
अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। मोहनदास करमचंद को महात्मा कहां से मिली थी? तो आप सभी को पता है मेरे शेर और शेरनियों कि महात्मा गांधी 1893 में कहां जाती है? दक्षिण अफ्रीका। और मेरे दोस्तों वापस आती है 1915 में। कहां जाती है मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका। आप सभी को पता है 83 मेरे दोस्तों तो बताएंगे सर उत्तरी अफ्रीका में इसको दिया था। ये गए थे दक्षिण अफ्रीका पर, दिया था कहां मेरे भाई? उत्तरी अफ्रीका में। आइए देखिए साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन से, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था हमारा कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी याद रखिएगा। तो 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपसे पूछा गया है जो हमारा साइमन कमीशन है वो भारत एक्चुअली कब आए थे? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो बताएंगे सर 1893 में गया था और 1915 में वापस आए थे। और आने के जस्ट तुरंत बाद 1917 में चंपारण में आंदोलन छेड़ दिए थे। महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, अगर अंतिम आंदोलन पूछा जाएगा महात्मा गांधी का तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन, जहां पे महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का भी नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। जो होगा सो देखा जाएगा, आओ एक कदम बढ़ाते अपनी आजादी के लिए। ठीक है, आइए सर 1917 में चंपारण गांधी जी के किसके अनुरोध पर किए गए थे? तो बताएंगे राजकुमार शुक्ल, जो हम लोग इंग्लिश कोर में हम लोग इंडिगो बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा प्रारंभ किया है? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था? बताएं मेरे दोस्तों, इसमें अगर 88 में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा आंदोलन को दांडी से प्रारंभ किया गया था? सविनय आज्ञा आंदोलन। कब होती है? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में। वापस कब लिया जाता है? 1922 में। आपसे पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन कितना ऐसे स्टूडेंट से देखता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन कितना होता है मेरे भाई? 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा 1917 से लेकर 1942 तक जितने सारे आंदोलन किया गया है, सारे आंदोलन को एक ही क्वेश्चन को एकदम आप लोग अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना भाई। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1915 में, जब महात्मा गांधी वापस आए थे। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो बताएंगे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेश के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे मेरे भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोलेंगे? मुस्कुरा कर बोलिए मेरे भाई, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब होती है? पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। इसका नाम पूरा पूछा जाता है कि बताएं मेरे भाई पूरा नाम क्या है? ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम याद रखना है, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। समझ में आ रही ना? पूरा नाम भी पूछा जा रहा है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं मेरे भाई। जैसे न्यूटन, हम लोग बार बार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, अरे भाई न्यूटन का पूरा नाम पूछा गया है तो याद रखें सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय लगा? आप सभी को पता है मेरे भाई 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना भाई? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय महिलाओं के पहले अध्यक्ष जो थे हमारा तो एनी बेसेंट। याद रखना है भाई, याद रखना है मेरे भाई। क्या बताएंगे सर? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू, और हाँ सरोजिनी नायडू कौन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा महात्मा गांधी ने इसको कहा था भारत का कोकिला, इसी को कहा जाता है भारत का कोकिला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन का अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1946 में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का सेट 2 पूरा कंप्लीट है, 2 सेट और बचा है, 3 और 4। कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर तीसरा सेट और चौथा सेट भी होना चाहिए, एक बार जल्दी से कमेंट करें। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फीलिंग आया है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने अपने राय को मेंशन करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।